बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। नाज़रीन, अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग को आज 12वां दिन है, कुछ लोग 13वां भी कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन इन 12 दिनों के अंदर जो है वो जंग के क्या हालात रहे हैं, कौन कहाँ पे खड़ा है, किसने कितनी शिकस्त पाई है और कौन कितना फतह याब हो रहा है। अब तक की जो इंटरनेशनल हम रिपोर्ट्स को देख रहे हैं उसमें ईरान एक कदम भी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटा। रिजीम चेंज का मामला हो तो उन्होंने अली ख़ामनाई की जगह एक और जो उनके साहबजादे हैं मुश्तबा ख़ामनाई, जिनको ज़्यादा सख्त गिर माना जाता है, उनको मुकर्रर किया है अपना सुप्रीम लीडर। और अब से थोड़ी देर पहले पहला ऑडियो पैगाम जो है मुश्तबा ख़ामनाई साहब का आया है, जिसमें कि उन्होंने काफ़ी सख्त पैगाम दिया और ये कहा है कि शहदा का जो खून है उसका बदला लिया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि दुश्मन को ईरानियों के खून का हिसाब चुकाना पड़ेगा, और अगर मुख्तलिफ जो बेसिस हैं वहाँ से अटैक हुए ईरान पर तो ईरान भी हमला करेगा और रद्द अमल देगा। तो एक तो ये बहुत ही अहम डेवलपमेंट है कि उनका ऑडियो पैगाम, वो ज़ख्मी हुए थे, अब वो कहा जा रहा है कि बेहतर हैं, लेकिन अभी तक वो मंजर आम पर नहीं आए हैं अपने वालिद की शहादत के बाद से। कितना अहम है ये पैगाम, इसके हवाले से भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। इस जंग में कौन कहाँ खड़ा है, आबनाए हुर्मुज़ जो कि एक बहुत ही अहम गुज़रगाह है, उससे मईशत पर कितने असरात पैदा हुए हैं, क्या ईरान ने अमेरिका को मजबूर कर दिया है और खलीजी ममालिक को कि वो इस जंग से निकलने का कोई बंदोबस्त करे, क्या अमेरिका जो है वो इस जंग से निकल रहा है, क्या इजराइल इस जंग से निकलना चाहता है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने फ़तह की कल बात की है और उन्होंने आज सुबह जो अपना बयान दिया उसमें उन्होंने कहा जी हम जीत चुके हैं, लेकिन अगर जीत चुके हैं तो उस जीत के कौन से पैमाने हैं जो कि दुनिया से ओझल हैं और उन्होंने वो मकासद हासिल किए हैं, जबकि जितने बड़े मौक़र अखबार हैं अमेरिका के वो सब के सब ये कह रहे हैं कि अमेरिका फंस चुका है। इस पे भी बात करेंगे और इसको एनालाइज़ करेंगे। साथ ही साथ आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बहुत अहम दौरे के ऊपर, मुख्तसर दौरे के ऊपर सऊदी अरब रवाना हुए हैं। कहा जा रहा है कि उनकी मुलाकात होगी वहाँ पर, अहम मुलाकातें, और उसके बाद वो फ़ौरन पाकिस्तान वापस आएंगे। ये चंद घंटों का उनका एक ट्रिप है जो कि सऊदी अरब का है, रियाज़ का। वहाँ पे क्या तय पाएगा। याद रहे कि कल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की सदर पज़ेश्कियान से बातचीत हुई थी और सदर पज़ेश्कियान की ओमान के अमीर से बातचीत हुई थी, फिर हमारे नायब वज़ीर ख़ारजा की बातचीत हुई थी रीजन में भी और ख़ास करके ओमान से। इस पूरे जो एक सर्कल बन रहा है, इसके बाद सदर पज़ेश्कियान ने कल आज एक ट्वीट किया जिसमें कि उन्होंने 3 मुतालबात रखे हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि आइनी हक़ ईरान का तस्लीम किया जाए, दूसरा उन्होंने ये कहा है कि हमें हमारा हर्जाना दिया जाए जो नुकसानात हुए हैं, और तीसरा उन्होंने कहा है गारंटी दी जाए कि ये जंग जो है उसको दोबारा उनके ऊपर जारियत या हमला जो है वो नहीं होगा। इसमें सऊदी अरब क्या किरदार अदा कर सकता है और पाकिस्तान क्या इसी सिलसिले में मीडिएट करवा रहा है, सालसी करवा रहा है, इसके ऊपर हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और दीगर मौज़ूआत भी होंगे। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में 2 करारदादों में हिस्सा लिया। एक ईरान की जो खलीजी ममालिक पर हमला था उसकी मज़म्मत के अंदर पाकिस्तान ने साथ दिया, और दूसरा रूस की जो जो करारदाद थी उनकी कि ओवरऑल जो है वो जंग ख़त्म की जाए, उसके हक़ में पाकिस्तान ने जो है वो वोट किया है। क्या पाकिस्तान अब तक गैर जानिबदार है, और अगर रहेगा मज़ीद तो उसको क्या करना है। हमारे प्रोग्राम के आज बड़े ज़बरदस्त और अहम मेहमान हैं। हमारे साथ जनाब अहमद हुसैन सैयद साहब हैं, और जितने जी बहुत शुक्रिया, जितने तखमीने तज्जिए हमारे इस जंग के शुरू में उन्होंने किए थे वो सारे पूरे हो गए। एजाज चौधरी साहब इनके बाद हमें ज्वाइन करेंगे। सर बहुत शुक्रिया, आपने एप्स्टीन फाइल्स का भी जिक्र किया। आपने इस जंग के आगाज़ पे जब हमारी गुफ्तगू हुई, हमें याद है कि उसमें आपने कहा था कि ईरान जो है वो किसी सूरत पीछे नहीं हटेगा, और अब ऐसे लग रहा है कि आपकी सारी जो प्रेडिक्शंस है वो ठीक साबित हो रही है। अल्लाह का फजल है कि जो हमारा तज्जिया था हमने डिस्कशन की आपके साथ, और वो वाज़े हो गया कि जो आपने कहा ना कि उसका किस जाविये से आप देखते हैं कौन जीत रहा है। मेरे ख्याल में 2 राउंड्स हुए हैं इस जंग के, 12-13 दिन तो हो गए हैं। पहला राउंड था जब वो कहते हैं ना कि कमज़ोर के लिए विनिंग बाय नॉट लूजिंग, जो पहला उन्होंने वार किया, उन्होंने उसका मुकाबला भी किया, हुकूमत भी कायम रही और उनकी फ़ौजी सलाहियत भी कायम रही, और जो मकसद था कि रजीम चेंज हो वो नाकाम रहा, और दूसरा मकसद था कि ईरान की फ़ौजी सलाहियत
तबाह हो जाए, वो भी नाकाम रही। अब सेकंड राउंड हुआ जब आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनेई आ गए हैं, एक ट्रांजिशन भी कंप्लीट होगी। पहला राउंड तो था ना, उसको कोई लीडरशिप का भी तो प्रॉब्लम था। अब सेकंड राउंड में हुआ है कि उनकी लीडरशिप क्लैरिटी के साथ आ गई है, उसमें ईरान के पास इनिशिएटिव चला गया है। कुछ जंग तो शुरू की अमेरिका और इजराइल ने, लेकिन इख्तिताम उसका या अब क्या रुख अख्तियार करता है, उसका दायरा वसी होता है, किसको कब हमला करना, ये अब ईरान का फैसला है, और जंग का खात्मा कैसे होगा। तो मेरा अपना ख्याल है कि ट्रंप अब फंस गया है। यानी दूसरा मरहला आप कह रहे हैं कि शुरू हो गया है, हो गया सेकंड वॉर, सेकंड राउंड। अब मुज्तबा खामनाई लीड करते हुए नजर आ रहे हैं, लीड आ रहे हैं, और ईरान के पास इनिशिएटिव है ये। और इसलिए मैं समझता हूँ कि ट्रंप अब फंस गया है, वो चाहता है एक फेस सेविंग एग्जिट, और मैं ये भी देख रहा हूँ कि ट्रंप और नेतन्याहू में कुछ फासला भी आ जाएगा। बल्कि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आ चुका है जो तेल के ज़खायर के ऊपर हमला किया। वो तो चाहता था ना कि रजीम चेंज, ये रजीम चेंज नहीं, उससे पीछे हट गया ट्रंप का तो ख्याल था ना कि ये तो फंसा दिया गया। मैंने आपको कहा था वो एप्स्टीन फाइल्स की वजह से, और बात वो साबित होगी। आज तो पब्लिक ओपिनियन सर्वे आ गया अमेरिका में कि बेशतर अमेरिकन अवाम समझते हैं कि जंग शुरू ही एप्स्टीन की वजह से शुरू हुई है, फाइल को, उसका ब्लैकमेल को ख़त्म करने के लिए और उसका तवज्जो हटाने के लिए, उस हवाले से। और उसके साथ साथ जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि लेकिन दूसरा एक ट्रैक भी शुरू हो गया है, वो है जो कुछ ममालिक हैं जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है कि जंग का खात्मा हो, सीज फायर हो, अमन हो। ईरान इस वक्त कह रहा है कि हम सीज फायर नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं। जंग बंदी का मतलब है कि जंग रुक जाए, और फिर वो कहते हैं एक और जंग होगी फिर। तो जो अगर जंग रोकनी है तो अमन की तरफ जाएं, अमन मुआहदा हो, और उसकी गारंटी वो मांग रहे हैं, गारंटी मांग रहे हैं। अब इसलिए आज मैंने अभी खबर भी देख रहा था, यरूशलेम पोस्ट एक अखबार है इजराइल का, बड़ा अच्छा इन्फ्लुएंशियल, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की और ओमान ये सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान और आपस में खलीजी ममालिक में। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी गए हैं सऊदी अरेबिया, वो इसी सिलसिले की एक कड़ी है, क्योंकि अब हमने कदम बहुत फूक के लेने हैं सब मुसलमान ममालिक ने, क्योंकि जो ओरिजिनल स्ट्रेटजी थी अमेरिका और इजराइल की वो नाकाम हो गई है। अब उनकी स्ट्रेटजी है कि मुसलमानों को आपस में लड़ाओ, बिल्कुल गलतफहमियां पैदा करो। बिल्कुल, जैसे ओमान के ऊपर हमला हुआ तो ईरान ने उसकी तरदीद की, ईरान ने कहा हमने नहीं किया। तो अब ये मोसाद वाले, CIA वाले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस कर रहे हैं, अजरबैजान के खिलाफ कर लो, तुर्की के खिलाफ कर लो, और बहानाबाजी ईरान कर रहा है। तो ये बड़ा खतरनाक मौका है ताकि गलतफहमियां ईरान सऊदी अरेबिया में पैदा हों कुछ, और पाकिस्तान को बड़ा फूक के कदम लेना चाहिए कि हम इसके ट्रैप में ना आ जाएं। लेकिन शायद साहब पाकिस्तान का किरदार क्या हो सकता है? यानी एक तो हमने 5 मुतालबात रखे थे सऊदी अरब के सामने कि हमें तेल डेफर पेमेंट्स के ऊपर, और वो जो तमाम मामलात थे वो आपके सामने हैं। एक तो पाकिस्तान उसके ऊपर बात करेगा, लेकिन दूसरा जो गारंटी की बात की है, क्या आपको लगता है कि सऊदी अरब गारंटी बन सकता है खलीजी ममालिक की तरफ से, और पाकिस्तान गारंटी बन सकता है ईरान की जानिब से? मेरा ख्याल देखें ना, जो खलीजी ममालिक हैं वो तो अमेरिका से बहुत नाराज है ना इस जंग का। जो आप कहना क्या खोया क्या पाया, एक तो जो खोया है कि जो खलीजी ममालिक ने जो 30-40 साल से एक गल्फ ब्रांड बनाया था, दुबई, दोहा, बहरीन, कतर, कुवैत, दुबई शॉपिंग फेस्टिवल, अब बड़ी सुकून की जगह है, रिलैक्स करें, फन इन द सन, वो तो फारग कर दिया ना इन्होंने। और उन्होंने अड्डे भी दिए अमरीकनों को, हथियार भी लिए, असला भी दिया, उनको मेज़बानी भी की, और उनको मिला क्या? अल्टीमेटली तो अमेरिका ने लेट डाउन कर दिया। और वो अपने ख़त देख लिया UAE के बिजनेसमैन का, शेख खलफ अल अब्तूर का, कि जी आपको किसने कहा था ये जंग शुरू करें? तो वो तो चाहते हैं कि जंग का खात्मा हो फौरी तौर पर, इमीडिएटली। वो अफोर्ड नहीं कर सकते, हर जगह ये आग भड़की हुई है। सो एक तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है उनका एतमाद अमेरिका पर उठ गया, बिल्कुल, और सियासी तौर से भी, फौजी तौर से, दिफाई एतबार से भी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो इसलिए हमारा करने में नाकाम पाकिस्तान हो, तुर्की हो, हमारा किरदार और कलीदी हो गया। ये हमारे मुसलमान भाई हैं, कम से कम हम इन पर एतबार कर सकते हैं। और इस वक्त एज वी स्पीक अल्लाह का फजल है कि चाहे रियाद हो या तेहरान हो, हमारी दोनों, और ऑफ कोर्स बीजिंग और तुर्की और एंकारा वगैरह तो है ही है, उसमें भी हमारा एक है
एतमाद का रिश्ता। लेकिन आपको नहीं लगता कि हम एक बड़ी टाइट रोप पे भी बहुत हैं? टाइट रोप है, बहुत कि टाइट इधर सऊदी अरब है, उधर ईरान है, पब्लिक ओपिनियन भी है, हमारी मुआशी मजबूरियां भी हैं, तो हम अगर सऊदी अरब कहता है आपको कि हम पे दोबारा हमला होता है तो आप हमला करें, जो कि आज उन्होंने कहा मुश्तबा खामनाई ने कि अगर कोई बेस इस्तेमाल मेरा ख्याल ये मुमकिन नहीं, वो मुमकिन ऐसे नहीं है। मैं ईरान का कोई ऐसा हमला तो नहीं हो रहा उनका, वो तो उन्होंने बेसिस पर जो किए एयर थे, बेसिस और फिर भी उसके बाद पेजेशियान साहब ने कहा भी था कि हम नहीं करेंगे, और हमारे तरफ से बयान भी आया था डार साहब का कि मैंने बात की है ईरान से, और मेरा ख्याल में इनका आपस में बैक चैनल भी शुरू हो गया सऊदी अरेबिया और ईरान का, और ये मामला संभल जाएगा क्योंकि वो खुद इसमें ट्रैप नहीं होना चाहते। अभी तो मकसद है अमरीकनों का और इजराइल का कि इनको लड़ाओ। उनके तो हिकमत अली फेल होगी है ना, दे हैव फेल्ड अगेंस्ट ईरान। अब कहते हैं ईरान के खिलाफ इनको, और उसने क्या कहा लिंडसे ग्राहम ने, क्यों नहीं सऊदी अरेबिया जंग करता, क्यों नहीं सऊदी अरेबिया जंग में शामिल होता, ये क्या बात, बड़े गुस्से में कहा उसने। जी, और आपने कतर का स्टेटमेंट देखा है, उनके जो साबिक वजीर आजम हैं हमद बिन शेख हमद बिन जासिम, जबरदस्त उन्होंने स्टेटमेंट इसके ऊपर दिया है, और बिल्कुल वो बड़े सही ज़हीन analysis, आदमी है और साबिक वजीर आजम है। उन्होंने कहा है कि ये तो सारा हमें रगड़ा मिलेगा और हमें असलहा बेचेंगे। तो ये जो सोच है, आप देखें यूएई से बयान आया उनके बिजनेसमैन का, शेख खलफ अल अब्दूर का, कतर से बयान उनके साबिक वजीर आजम का आया जो रॉयल फैमिली के हैं, शेख थानी फैमिली, और इवन सऊदी अरेबिया की तरफ से उनका तुर्की अल फैसल का आया है कि हम इजराइल से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो ये आवाज़ें जो हैं ये अक्कासी करती हैं एक अवामी राय की खलीज में कि हमारा बेसिक एनिमी इजराइल है, अमेरिका पर एतमाद नहीं, और मुसलमानों को आपस में लड़ना नहीं चाहिए। तो आपके ख्याल में इस वक्त तक ईरान का पलड़ा भारी है? जी, ईरान का पलड़ा, और वो अपनी शराइत को मनवा सकता है। ईरान ने, मैं समझता हूँ कि ये आलमी तारीख में कमाल कर दिया उन्होंने कि जिस तरह मुकाबला किया है, इतना हमला किया जो बेबुनियाद था, जिसका जवाज़ नहीं था, गैर कानूनी, गैर अखलाकी, बिला जवाज़। और इसका मतलब है कि अगर कौम में जान हो तो आप है, और इससे बड़ा अच्छा मैसेज गया है। 2 बड़ी जंगें हुई हैं जिसमें मुसलमानों को बड़ा हौसला मिला है। एक हमने जो मोदी का मुकाबला किया, एक नई स्पिरिट आई मुसलमानों में। पहले कहा जी मुसलमान बड़े कमज़ोर है, मारे गए, ये बातें करते जान नहीं है। उनका पाकिस्तान में बड़ी जान है। अब ईरान ने भी शो कर दिया है कि अमरीकी और इजराइल की मुश्तरका जारियत का डट के मुकाबला किया, और उनकी चीखें निकल गई हैं। उनको तो उनका जो बुत था वो पाश हो गया कि इजराइल के पास बड़ी टेक्नोलॉजी है। ट्रम्प तो घबराया हुआ लगता है, बड़ा जो कहते हैं ना पंजाबी में पौंधलिया हुआ है जैसा, वो पता नहीं उसको क्या करूं, रोज बयान तब्दील कर रहा है, रोज पैंतरे बदल रहा है, और अब कह रहा है कि हम जीत भी गए और जंग भी खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ वो बुखलाहट भी है। उस बुखलाहट में कोई एटमी जंग के आसार तो आपको नजर नहीं आते? मेरे ख्याल में ये नेतन्याहू जैसे बदमाश है, क्योंकि इनकी गुफ्तगू में एक और चीज मुझे बू आ रही है, तहजीबी जंग की, जिसमें वो एक मजहबी अंसर भी शामिल कर रहे हैं, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, मुसलमानों के खिलाफ। वो कि ये, और उसमें अल-अक्सा मस्जिद भी बंद कर दी है इन्होंने। किस लिए बंद की है? और उधर लोग कहते हैं कि सोलोमन का टेम्पल था, जो उनका अपना जो व्यू है। तो और लिंडसे ग्राहम ने कहा है कि इट्स अ होली वॉर। सो इसी ये खतरनाक है। तो अगर ये जंग चढ़ती गई और ईरान ने तो डट गया है, उन्होंने ना सरेंडर करना है, ना शिकस्त उनकी होनी है, तो फिर ये इनका कोई बैद नहीं। और ये वो मुल्क है जिन्होंने 1945 में भी एटम बम चलाया था, एक एशिया के मुल्क के खिलाफ, यूरोप के खिलाफ नहीं। और खास करके वो जो जजीरा है उनका खराक, उसके ऊपर भी हमले की और कब्जे की आइलैंड जो है बात करें जी, वो कितना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट वो बड़ा है? क्या उसमें हो सकता है इनका हमला? नहीं, लेकिन वो इनका कोई उधर से एन्क्लेव सा बना लिया जाए, वो मुमकिन नहीं, क्योंकि ईरान तो अपना चपा चपा एक टेरिटरी का दिफा करेंगे। तो उससे पहले मुझे लगता है कि ये जंग बंदी की तरफ हम जा रहे हैं। अमन तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ डिफ्यूजन की तरफ जा रहे हैं, ताकि ऑयल प्राइसेस भी थोड़ी नीचे एंड जो मैंने कहा थोड़ी सी दूरी पैदा हो रही है नेतन्याहू और ट्रंप में। ट्रंप को पता है कि उसकी अब पॉलिटिकल सर्वाइवल लिंक्ड है इस जंग से, और उसके एडवाइजर्स भी अब कह रहे हैं कि आपने तो ये तो मरवा दिया। आप कहते थे अमेरिका फर्स्ट, ये इजराइल फर्स्ट है। आप कहते थे नो मोर वॉर्स, ये हो गया। और दूसरी बात है, अमेरिकन अवाम के लिए नंबर 1 इशू इकोनॉमी है, और आगे मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं। और अगर मिड टर्म इलेक्शन ट्रंप हार गया, बी वेरी क्लियर आसमा साहिबा, इसको ये डेमोक्रेट्स छोड़ेंगे नहीं, ये इम्पीच करेंगे, इम्पीचमेंट होगी, फिर तो बात ही और हो जाएगी। बिल्कुल। तो ही इज फाइटिंग फॉर हिज पॉलिटिकल लाइफ सर्वाइवल, ट्रंप जो है, तो ट्रंप तो मारा जाएगा। तो इस बुखलाहट में आपको लगता है पहले एप्स्टीन फाइल से बचने के लिए ईरान पर हमला किया, अब कोई बड़ी जंग, और वो ट्रैप भी किया था नेतन्याहू ने, और ये भी झांसा दिया था कि 3-4 दिन की मार है, ईरान फारग हो जाएगा, और ईरान ने सरप्राइज दिया उसके बाद। फिर खुशगवार आप कैसे देखते हैं? ज़ाहिर है आप डिफेंस को भी बड़े करीब से देखते हैं,
جو ایران کی کیپیبلٹیز ہیں، جو ان کے میزائل پروگرام ہے، جو ان کے ابھی ابنائے ہرموز میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سوسائڈ کشتیاں انہوں نے بنائی ہیں جدید، اور پھر سرنگیں وہ بچھا رہے ہیں، یہ اس نے حیران کیا ہے؟ اب دیکھیں نا اسٹریٹس آف ہارمز یہ 10 دن 8-9 دن سے بند ہے نا. ٹرمپ نے کیا کہا تھا کہ میں فوراً کھولوں گا، جی نہیں کھلا نا. نہیں. اور ایران کے پاس اب خود انہوں نے کہا ہے کہ 6000 نیول مائنز ہیں جو مائننگ ہے، اور وہ اگر وہ مائن کر دیں اسٹریٹس آف ہارمز تو فارغ ہو گیا نا. 6000 مائنز. پھر وہ کہتے تھے کہ ایران از رننگ آؤٹ آف میزائلز. ایران نے جو میزائل مارا ہے جب سے آیت اللہ مجتبی خامنہئی آئے ہیں 1 ٹن کا ہے، اور اس نے اڑا دیا تل اویو کو اور حائفہ کے جو سب سے بڑی ریفائنری ہے اس کو تباہ کر دیا. بلینز آف ڈالر. اور جو امریکن اڈوں کو اٹیک ہوا ہے جس میں ان کے تھرڈ بیٹریز تھے وہ تو بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہو رہا ہے. ابھی تک امریکہ کا روز کا نقصان، اور کہتے ہیں ٹوٹل وار کا تو 100 بلین ہوا ہے، روز کا 1 بلین اور 2 بلین ڈالرز پر ڈے ہے، پلس جو 15,000 آپ کی فلائٹس کینسل ہوئی، ٹریول، ٹورزم، اکانومی، انرجی، تو اس کے علاوہ جو ان کی کیجولٹیز بھی ہو رہی ہیں. اسرائیل کی تو بہت کیجولٹیز ہو رہی ہیں نا، اس میں تو مکمل سینسر ہے. جی بالکل. اور فوٹو بھی نہیں آ سکتی. جی ایگزیکٹلی. وہ تو کچھ انڈین جرنلسٹ وہ صرف آ رہی ہے جیسے ویڈیوز کے لوگ پرسنلی کر رہے ہیں. جی، اور انڈین جرنلسٹ نے کچھ وہاں پہ جا کے جو گئے تھے مودی کے ساتھ رہ گئے تھے. لیکن آپ کو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایران ہے اس نے اپنے آپ کو جی پی ایس سسٹم سے ہٹایا، یو ایس جی پی ایس سے، اور کوئی چائنیز سسٹم کے اندر. جی بیدو سسٹم. جی آپ دیکھیں نا ان کا کیا کرتے ہیں، $5-10 ہزار کا ڈرون ہے میڈ ان ایران، وہ فائر کرتے ہیں. اس کو انٹرسپٹ کیا کرتے ہیں، ایک $5 ملین کا $10 ملین کا انٹرسپٹر. اور ابھی میں دیکھ رہا تھا CNN میں کہ ایک ڈرون کو 11 انٹرسپٹرز آئے ہیں. وہ تو ضائع ہو گئے نا سارے. ڈرون گرا دیا آپ نے تو ایک سستے ڈرون سے آپ ان کا تیا پانچا کر رہے ہیں. پھر جو ان کی میزائلز ہیں، کروز میزائلز اور خیبر میزائل جو لیٹسٹ نکلا ہے، وہ تو تباہی کر رہا ہے ان کی. خیبر شکن. انہوں نے کہا تھا ان کی نیوی ختم ہوگی، ان کی ایئر فورس ختم ہوگی، ان کی تو صلاحیت قائم ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں کہاں سے لانچ ہو رہے ہیں. تو اس نے دنیا کو، اسی لیے کیا آپ کو لگتا ہے نیتن یاہو، میں کہیں پڑھ رہی تھی کہ شاید وہ چائنا سے رابطہ کر رہے ہیں، پوٹن کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ہے خود اپروچ کیا ہے، تو کیا وہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ کہیں سے جنگ بند ہو جائے؟ میرا خیال میں یہ ٹرمپ کی کوشش ہوگی کہ چائنا جانے سے پہلے، غالباً کو چائنا کا جی 31 مارچ سے ہے نا، 2 اپریل، ہاں 2 اپریل تک وہ اناؤنس ہو گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ چاہے گا کہ اس سے پہلے جنگ ختم ہو جائے. یہ کٹ آف ہے، اور میرا خیال ہے یہ معاملہ ہو جائے گا. جو اتنے لوگ پڑ گئے ہیں، اور ٹرمپ ول بلنک فرسٹ. میں پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ وہ اس کی نہیں صلاحیت، ہی از اے مین ان اے ہری. اور وہ جنگجو نہیں تھا، اس کو اس نے پھنسا دیا، اب وہ پھنس گیا. بے وقوفی کی، حماقت کی، میں سمجھتا ہوں اپنی سیاسی زندگی کی سب سے بڑی حماقت اس نے کر. لیکن شاید صاحب جنگ اگر بند ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کا نقشہ کیا ہوگا؟ خلیجی ممالک کہاں کھڑے ہوں گے؟ ان کا ٹرسٹ لیول کیا ہوگا امریکہ کے اوپر؟ اور جو اس پورے خطے کی جو جی وہ کیا سچویشن، نیا ورلڈ آرڈر آ سکتا ہے؟ نیو مڈل ایسٹ تو آ گیا نا جی. نیو ورلڈ آرڈر کہہ لیں کہ ایٹ لیسٹ نیو ورلڈ آرڈر اس خطے میں تو آ گیا نا. اور اس کا فائدہ چین اور روس کو ہوگا. امریکہ اعتماد ختم، اسرائیل کو بالکل پرسانا نان گراٹا، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور اس میں مسلمانوں کو بھی آپس میں بھی کچھ سبق سیکھا ہے کہ ہم نے جو اتنا پیسہ ضائع کیا. اب ٹرمپ گیا تھا ان ممالک میں، کتنا پیسہ لے کے آیا؟ $3 کھرب. 1 ٹریلین سعودی عربیہ، 1 ٹریلین قطر، 1 ٹریلین UAE. ہم $1 بلین کے لیے مانگتے ہیں، رول اوور دے دیں پلیز ہمیں، 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے. اور ہم اپنا سارا کچھ کرنے کو تیار ہیں. تو ہم بھی وی شوڈ لرن ٹو بی گڈ بارگینرز فار دس تھنگ، کہ اپنا بھی رول ادا کریں. ہمارا رول بہت بنتا ہے پاکستان اور ترکی کا خاص طور پہ، کیونکہ اب ہے کہ آپ کے پاس صلاحیت ہے، آپ میں ہمت ہے اور حوصلہ ہے، جو ہم میں بھی ہے اور ترکی میں بھی. میں نے یہ پوچھنا آپ سے کہ پاکستان کے لیے کیا سبق ہے، لیکن اس سے پہلے ہمارے لیے اپرچونٹیز کیا ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ گوادر کی بندرگاہ جو تو ہماری 3 پوائنٹس ہیں، اس کو ہم فوری طور پر ایکٹیو کر سکتے ہیں، گزرگاہ ہم دے سکتے ہیں. پہلی اپرچونٹی آپ کے پاس اقتصادی ہے کہ جو پاکستان کا اشرفیہ ملک چھوڑ کے گیا، پیسہ چاہے حلال ہے یا حرام ہے، میں نہیں کہتا جائز ہے یا ناجائز ہے، لے کے گیا، آپ ان کے لیے عام معافی کا اعلان کریں. آپ کہیں کہ جی تم واپس لے آؤ پیسہ اپنا، پاکستان واپس آ جاؤ، جو بھی ہے، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا.
बशर्ते कि तुम पैसा यहाँ इन्वेस्ट करो अपने मुल्क में। आपको फिर ना IMF की ज़रूरत होगी, ना किसी की भीख मांगने की ज़रूरत होगी। 20-25 बिलियन डॉलर तो आपका फौरन आ जाएगा इधर, अगर वो। और डॉन ने खुद खबर दी थी, आपने देखी थी, वो 3 सालों में 20,000 पाकिस्तानियों ने 12 बिलियन डॉलर उधर इन्वेस्ट किए। जी बिल्कुल। सो ये अगर 3 सालों में किए तो उससे लगा लें 10 बिलियन भी आपके पास हो तो आप तो 1-1 बिलियन के पीछे भागते हैं। नंबर 1। नंबर 2, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान एक एतमाद का रिश्ता है। और नंबर 3, ये जो हमारा जो एज अ मेजर मुस्लिम मिडल पावर, हम अपने एलाइज स्ट्रॉन्ग करें, स्पेशली तुर्की है, ईरान, सऊदी अरेबिया, कतर, ये ममालिक जो जानदार हैं। बाकी ममालिक भी हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और हमारा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का जो लेबर का भी इशू है वो भी हम करें कि जनाब फिर ठीक है, हम तैयार हैं, तो हमें भी कुछ वन वे ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, हमें भी ये चीज़ें चाहिए हमारा, क्योंकि हमारा कमज़ोर पॉइंट मईशत है और एम्प्लॉयमेंट का इशू है, तो उसको ठीक किया जाए। और मुशाहिद साहब, जाहिर है कि ये तो हमारे अपने लिए सबक ये भी है कि एक तो कौम भी बनना है ना, कि अगर कौम होगी तो लड़ेगी आगे। इंडिया हमारे ऊपर हमेशा से उनका लेकिन ना, तो हमने साबित कर दिया था कि हमने कौम में जान भी है, सलाहियत भी है, हिम्मत भी है, हौसला भी है। ईरानी कौम ने भी ये साबित कर दिया। तो ये जो है ना कि उनको लिए सबक है, हमारे दोस्तों के लिए, कि आपने सब चीज़ आउटसोर्स कर दी थी अमरीकनों को, कि अमेरिका हमें बचाएगा, अमेरिका हमारा माई बाप है, अमेरिका हमारा गॉडफादर है। अमेरिका ने आपकी उनकी तरफ देखा भी नहीं, उन्हें सिर्फ इजराइल की करे। सही। सिर्फ वर्ल्ड ऑर्डर की जो बात कर रहे थे, आप कह रहे हैं ना कि उसमें तब्दीली आ सकती है। अब चीन, रूस तो ओपनली जो है वो ईरान के साथ खड़े। लेकिन जो वर्ल्ड ऑर्डर बना था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, वो कोलैप्स हो रहा है आपके सामने। उसकी बुनियाद क्या थी कि यूनाइटेड नेशंस चार्टर, इंटरनेशनल लॉ, कानून की पासदारी, अदम मुदाखलत, ताकत का इस्तेमाल नहीं होगा नाजायज, वो तो कोलैप्स हो गया सारा। अब तो है जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो आपके पास मिलिट्री माइट इज द की थिंग। इसलिए नॉर्थ कोरिया छोटा सा मुल्क है 2.5 करोड़ का, उसका कोई बात करता है क्योंकि वो न्यूक्लियर बॉम्ब है। और उनका न्यूक्लियर बॉम्ब जो मिसाइल्स है ICBM, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, वो प्योंगयांग से वाशिंगटन पहुंच सकता है जी। तो उनका खौफ है, डरते हैं ये डरते हैं कमज़ोरों से नहीं, असूली दुनिया तो नहीं ना, वो डरते हैं कि आपके पास हिम्मत और सलाहियत के। तो हमने तो शो कर दिया अपने खत्ते में भी, और अब हमारा जो सफारतकारी है और हमारी फौजी सलाहियत है, उसको बरूए कार लाना चाहिए लार्जेस्ट सिक्योरिटी के लिए। और आप और OIC का भी बहुत फेलियर हुआ है, OIC वगैरह ये तंजीमात, UN का भी। तो इसलिए मेरा ख्याल में कोई नए अरेंजमेंट करना पड़ेगा जिसमें फौजी भी हो, सिक्योरिटी भी हो, और जिसमें सफारतकारी भी। और कौन लीड करेगा इसको? अब अमेरिका तो उस तरह की पोजीशन में नहीं है। मेरे ख्याल में मैं देख रहा हूँ अगले 10 सालों में 5 मेजर मुस्लिम मिडिल पावर्स इमर्ज करेंगे। पाकिस्तान, टर्की, ईरान, सऊदी अरेबिया और इंडोनेशिया। एशिया की बात कर रहा हूँ, ये हमारा रोल होगा, और ये एक नेचुरल लीडर्स होंगे। और ब्लॉक भी कोई नया बन सकता है इस पूरे रीजन तो ये अगर आपस में बैठेंगे, हम चाय पियेंगे तो ब्लॉक ही समझ लें। लेकिन रूस और चीन का किरदार, तो रूस और चीन का, हम ग्लोबल साउथ भी है, वो साथ साथ मिलाएंगे। कोर में ये बना लें, आपका इस्लामिक ब्लॉक भी है, आपका ग्लोबल साउथ भी है, और लार्जर हम वेस्ट से भी जुदा नहीं है, हमारा यूरोपियन से बड़ी दोस्ती है। और इस जंग ने ये भी साबित कर दिया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में कि मगरिब टूट गया है। जी एग्जैक्टली। अमेरिका एक तरफ है, यूरोप एक तरफ है। अब वो स्पेन का आप देखिए, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर आज जॉर्जिया मेलोनी जो इटली के प्राइम मिनिस्टर ने भी मजम्मत की। तो सो मगरिब टूट गया है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मिडल ईस्ट में बन गया है, मुस्लिम मिडिल पावर्स बन रही हैं, चीन रूस का उभरा हुआ है, अमेरिका पर एतमाद खत्म हो गया है, इजराइल की नफरत नंबर 1 पर आ गई है। ये तो नई दुनिया पैदा होगी। और पाकिस्तान को, आखिरी सवाल आपसे, कि पाकिस्तान को ज्यादा संभल के चलना है, क्योंकि अगर नए ऑर्डर के अंदर भी जाना है तो पाकिस्तान को अपना रोल जो है, पाकिस्तान ने कोई साइड्स नहीं लेनी, किसी की तरफ झुकाव नहीं करना, और उसमें बिल्कुल अपना जो कौमी मफाद है सबको साथ, हम ब्रिज बिल्डर और लीडरशिप का रोल अदा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मुशाहिद साहब, आपसे हमेशा वक्त की किल्लत का एहसास होता है। थैंक यू वेरी मच, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर जी। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इतनी गुफ्तगू आपने ज़बरदस्त मतलब वाइंड अप किया है पूरे एक 10-12 दिन की जंग को मुशाहिद साहब ने, और आने वाला जो पेश मंजर है वो भी बताया है। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एजाज चौधरी साहब हमारे साथ होंगे, उनसे हम पूछेंगे पाकिस्तान की सफारतकारी और इस रीजन के अंदर क्या तब्दीलियाँ हो सकती हैं। ब्रेक के बाद
वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा और मुसन्निफ़ बहुत ज़बरदस्त जनाब एजाज़ चौधरी साहब। उनसे हम बात करेंगे। एक तो एजाज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया है। मैं पहला तो यही सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि आज सलामती काउंसिल के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, ख़ास करके एक खलीजी ममालिक पर हमले की मजम्मत पाकिस्तान ने की है, ईरानी हमले की, और दूसरा जो है वो रूस की तरफ से जो करारदाद थी उसकी भी पाकिस्तान ने वो ईरान की हिमायत की है या उस करारदाद की हिमायत की है। तो आप कैसे देखते हैं, पाकिस्तान गैर जानिबदार है अब तक इस मसले में, इस मामले में, इस तनाज़े के अंदर, और कब तक रह सकता है? जी बिल्कुल है और रह सकता है, क्योंकि हमारा मौक़िफ़ असूली है। एक करारदाद ये कहती है कि ईरान के खिलाफ जारियत हुई और हमें ये कहने का हौसला है कि ये हुआ तो हमें कहना चाहिए, और दूसरी करारदाद ये कहती है कि ईरान की जानिब से गल्फ़ रियासतों पे जारियत हुई, ये भी हमें कहना चाहिए और हमने कहा। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सफारतकारी आजकल एक बड़े अच्छे पॉइंट से गुजर रही है। सिर्फ आजकल नहीं, ये काफ़ी अरसे से मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान अब बड़ी हद तक ये प्रोएक्टिव, जिसे कहते थे एक ज़माने में, हमें कहते थे हम सिर्फ रिएक्टिव फॉरेन पॉलिसी करते हैं, सिर्फ रिएक्ट करते हैं। अब माशाल्लाह हमारे पास ये इस्तात आ गई है कि हम अपने असूलों की बुनियाद पर, जो अपने कौमी मफाद की बुनियाद पर, बिल्कुल। मेरे ख्याल में ये बिल्कुल सही पाकिस्तानी अप्रोच लिया। जी और इसी करारदाद के अंदर सर एक जुमला ये भी है कि पाकिस्तान इन हमलों से महफूज नहीं है, इसलिए वो करारदाद की हिमायत करता है। तो क्यों पाकिस्तान ने महसूस किया कि वो इन हमलों से गैर महफूज हो सकता है? नहीं, देखें ना, पाकिस्तान के ऊपर इक्तसादी बहरान तो आ ही गया ना उसकी वजह से तौर पर। और इस वक्त जिस तरह की हम ऑस्टेरिटी मेजर्स कर रहे हैं, या आगे भी हमें ख़तरा है कि मुमकिन है हमें तेल ना मिले, वो, और दूसरा ये कि अगर जंग के शोले फैल जाएं, जो मैं नहीं देखता कि वो इस खित्ते से बाहर जाएंगे, मैं उस पर नहीं रखता यकीन। मेरा ख्याल है कि खित्ते में ही रहेंगे। लेकिन बहरहाल अगर आपके दोस्त जो हैं वो उसमें हों, मुश्किल में हों, तो पाकिस्तान चाहता है कि वहाँ पे अमन आए। और मेरा ख्याल है सऊदी अरब, जिसके साथ हमारा खसूसी रिश्ता है, ताल्लुक़ है, स्ट्रेटिजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के हवाले से भी बढ़ गया है उसमें, तो उनकी तरफ से भी हमें परेशानी है। और ईरान तो हमारा हमसाया है, तो हमें परेशानी तो बनती है हमारी, लेकिन उससे ज़्यादा आगे पाकिस्तान तो जंग में मुलव्वस नहीं हो सकता ना जी। ना पाकिस्तान की ये जंग है। और आप कैसे देखते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर आज गए हैं सऊदी अरब, कल उनकी बात हुई है सदर पज़ेश्कियान से, उनके जो 3 मुतालबात थे, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या पाकिस्तान कोई अहम किरदार अदा कर सकता है इस मामले पर? बिल्कुल कर सकता है, और मेरे ख्याल में करने की कोशिश भी कर रहा है। देखें, पहली मर्तबा जो राब्ता हुआ था, उस वक्त ईरान ने ये कहा था कि सऊदी अरब को फिर कह दें आपके जी, आपके जो अड्डा है अमेरिका का, वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो, और हमें ये एश्योरेंस ले दें। और पाकिस्तान ने सऊदी से बात करके ये एश्योरेंस लेकर देने की कोशिश की थी। मुझे नहीं पता वो अड्डा इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन मैं शुरू से ये ख्याल रखता हूँ कि ईरान को सऊदी अरब पे हमला नहीं करना चाहिए था। एक उनके साथ रिप्रोचमा हो चुका था, और वैसे भी सारे एकदम से महाज खोल लेने मुनासिब नहीं थे। बहरहाल पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ भी बात की और ईरान के साथ भी बात की, और अभी भी कर रहा है। देखिए, कुछ लोग पूछते हैं कि जी आपका तो उनके साथ एग्रीमेंट है कि जी एक के खिलाफ जारियत होगी तो दूसरे के खिलाफ भी होगी। मेरा अपना ख्याल ये है कि जारियत का मतलब ये नहीं होता कि आप भी जाके जंग में कूद जाएं और दायरा एकदम से इतना ज्यादा बढ़ा दें। दोस्त वही करते हैं जो पाकिस्तान कर रहा है, बीच मीच के दोनों के दरमियान जितनी तलखी कम हो सके, जितनी ये जंग के असरात कम हो सके, अमन हो सके, वो बेहतर होगा। मेरे ख्याल में पाकिस्तान वो किरदार अदा कर रहा है और करना भी चाहिए वो। और पाकिस्तान कोई उसमें जो 3 शराइत दी हैं सदर पज़ेश्कियान ने अपने एक्स पोस्ट के अंदर, वो कहते हैं जी आइनी हक हमें मिले, हर जाना मिले, और गारंटी मिले कि उनके ऊपर दोबारा जो है वो जारियत नहीं होगी। तो ये गारंटी कौन दे सकता है? क्या पाकिस्तान दे सकता है? क्या सऊदी अरब दे सकता है? और ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के जो वहाँ पे गए हैं, क्या ये एक नुक्ता हो सकता है एजेंडे का? देखिए, अभी तक तो सऊदी अरब ने, या बल्कि किसी भी गल्फ रियासत ने, ईरान पे हमला तो नहीं किया है। हमला तो सिर्फ इसराइल ने किया है और अमेरिका ने किया है। उन्होंने तो कोई हमला नहीं किया। तो क्या इधर से क्या और इंश्योरेंस हो सकती है? हाँ, ये हो सकता है कि आप अड्डों के बारे में कह सकते हैं कि आइंदा, वो तो मेरा ख्याल है जब जंग खत्म होगी और जिस तौर भी खत्म होगी,
अरब मुल्क जो हैं ये सोचेंगे जरूर कि ये अड्डे तो हमारी सिक्योरिटी के लिए बने थे, तो ये इन्होंने तो हमें वल्नरेबल कर दिया, तो इसलिए वो तब्दीली तो देखेंगे हम के बाद में आ जाएगी। लेकिन फिल फौर तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान कम से कम ये तो कहने के काबिल हुआ है कि जनाब ईरान आप पे हमला तो नहीं कर रहा ना, उनके ऊपर डायरेक्टली तो नहीं कर रहा, वो कर रहा है उन अड्डों के ऊपर कर रहा है। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये बेहतर होगा कि सऊदी अरब और बल्कि गल्फ रियासतें सारी इस जंग में ना कूदे, क्योंकि अगर वो कूद जाएंगी तो उसमें ईरान के लिए और ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि वो उनके डिसैलिनेशन प्लांट्स, उनके ऑयल इंस्टॉलेशंस, उन सबको तबाह कर दे, तो वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी सबके लिए। अच्छा, जो इनके बयान है या इनका जो ट्वीट है पज़ेश्कियान साहब का, वो ये जाहिर करता है कि अब ये बहुत पुरएतमाद नजर आ रही है। ये जितना जंग तूल पकड़ेगी, अभी मैं बल्कि CNN में भी पढ़ रहा था किसी का जायजा, वही कह रहे थे कि जितनी जंग तूल पकड़ेगी उतना जो है वो अमेरिका के अंदर जो नो स्टॉक्स नीचे आएंगे और मसाइल ज़्यादा बढ़ेंगे, और ईरान समझता है कि उसके लिए फ़ायदेमंद है और अमेरिका के लिए शायद नुकसानदेह है। तो ईरान इस वक्त लग तो मुझे बड़ा पुरएतमाद रहा है, अगरचा अभी इसराइल और अमेरिका की तरफ से शायद और बमबारी बहुत ज़्यादा हो, इनको कॉस्ट बहुत ज़्यादा पे करनी पड़ेगी, लेकिन ये अभी बड़े पुरएतमाद नजर आ रहे हैं। मैंने तो शुरू से इस बात का हामी था आसमा साहिबा कि इनकी जो जून वाली स्ट्रेटजी बेहतर थी, जिसमें उन्होंने सिर्फ इसराइल पे फोकस किया था, लेकिन बहरहाल उन्होंने यही हिकमत अमली मुनासिब समझी कि हम गल्फ रियासतों और आबनाए हुर्मुज को बंद करके तो दुनिया के लिए भी कॉस्ट बढ़ा दें। अब ये उन्होंने अपनी सोच है, अगर इसमें वो निकल आते हैं, कामयाब हो जाते हैं और अमेरिका मजबूर हो जाता है जंग बंद करने पे, तो यकीनन ये मिडल ईस्ट बहुत बहुत डिफरेंट होगा। उसमें सिर्फ एक इसराइल हेजमोन नहीं होगा, बल्कि अब ईरान भी एक बालादस्त कुव्वत के तौर पर उभरेगा। लेकिन वो बाद की बात है, अभी तो फिलहाल हमें कोई पता नहीं कि जंग कब और कैसे रुकेगी। अब आप ये इसी के ऊपर ज़रा मैं चाहूँगी कि बात करें, क्योंकि आपने हुर्मुज़ जो है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़, उसको कहा गया कि वो मुश्तबा खामनाई साहब का जो पहला पैगाम है, उन्होंने कहा इसको बंद रखना है अब हमने, तो इसका तो मतलब ये है कि वो उसको नहीं खोलेंगे। क्या अमेरिका कोई ऐसा ख़तरनाक कदम उठा सकता है, कोई एटमी जंग की तरफ सूरत हाल जा सकती है? क्योंकि अमेरिका की भी तो अब इज़्ज़त जो है वो दाव पर है, और इस वक्त पूरी दुनिया में एक यूनिपोलर जो दुनिया बनी हुई थी उसका भी ख्वाब उनका जो है वो टूट रहा है। तो किस एक्सट्रीम पे जा सकती हैं चीज़ें? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अमेरिका भी पूरी कोशिश करेगा, जितनी बमबारी कर सकता है करेगा। ट्रुप्स वो ला नहीं सकता, उसकी सारी मिस कैलकुलेशन हुई हैं कि ये इसराइल जो ईरानी गवर्नमेंट गिर जाएगी, वो हुआ नहीं सर। तो वो कुछ लोगों से मैंने सुना है ये क्या सराई के जी न्यूक्लियर ऑप्शन भी ले लेंगे, इसराइली ले लेंगे या अमरीकी ले लेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि वो ये लेंगे ऑप्शन, क्योंकि ये तो इसका मतलब ये होगा कि इसराइल से लेकर इंडिया तक ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो आफत ज़दा हो जाएगा। तो क्या इसराइल ऐसे सारे इलाके को तबाह करना चाहेगा जिसके ऊपर वो ग्रेटर इसराइल बनाना चाहता है? तो ये तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी तबाहकारी होगी, और ऊपर भी जाएगा, सेंट्रल एशिया की तरफ भी जाएगा, सारी तरफ जाएगा। ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, और अगर कभी इसराइल ने या अमेरिका ने कर दिया तो पूरी दुनिया उनके खिलाफ जो है वो हो जाएगी, सफारा हो जाएगी। ये वो जमाना नहीं है 1945 वाला कि आप इस तरह कर जाएं और गुजर जाएं। आजकल ये तो मेरा नहीं ख्याल कि ये न्यूक्लियर ऑप्शन की तरफ जाएगा। कुछ लोग कियास आराई कर रहे हैं, पर मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि उनका अपना मफाद जो है उससे मजरू हो जाएगा, तो वो यकीनन ये वाला काम नहीं करेंगे। अलबत्ता वो जरूर कारपेट बॉम्बिंग टाइप करेंगे जिसा गजा में करते हैं, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो सकते। इतना बड़ा मुल्क है ये, तो पाकिस्तान से 1.5 गुना बड़ा मुल्क है, और जिसे कहते हैं ना इराक से 3 गुना बड़ा मुल्क है। ये कहाँ से ये इसको सारे को बॉम्ब कर सकते हैं? और जैसे जैसे ये करते जा रहे हैं, वो बड़ी नेशनलिस्ट कौम है ईरान, मुतहिद हो जाते हैं वो सारे। तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका के लिए बेहतर होगा कि कोई मौका पाकर और उसको जो विक्ट्री डिक्लेयर करना है, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का स्टाइल है, विक्ट्री डिक्लेयर करें और इसको बंद करें, क्योंकि जितनी देर ये आबनाए हुर्मुज बंद रहेगी उतनी देर मसाइल होंगे। और इसराइल ने तो बहुत ही बड़ी गलती की कि ईरान के एक ऑयल रिजर्वायर पे हमला किया, जिससे मेरा ख्याल अमेरिका ने अब उसको रोक दिया है। क्योंकि इसके जवाब में अगर सोचे ना कि अगर ईरान उनके ऑयल इंस्टॉलेशंस पे और ऑयल रिजर्वायर्स पे हमला कर दे गल्फ की, तो वो तो आग ऐसी जलेगी कि वो बुझेगी नहीं, और उससे फिर डिसैलिनेशन प्लांट्स पे हमला कर दे तो वो प्यासे मर जाएंगे। इसलिए पाकिस्तान ये चीज दोनों को समझाने की कोशिश कर रहा है, ईरान को भी, सऊदी अरब को भी, कि ये इसका दायरा फैलाए ना। आबनाए हुर्मुज तक भी रहे तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन अगर ऑयल फैसिलिटीज पे और
डिसैलिनेशन प्लांट्स पे हमले होने शुरू हुए तो फिर तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी जंग हो जाएगी। वो भी जंग में कूद पड़ेंगे और ईरान के लिए शायद ये बहुत अच्छा ना हो। तो ऐसा चॉइस साहब, इसीलिए शायद प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रेसिडेंट पुतिन से बात की है और कहा जा रहा है कि शायद इजराइल चाइना के साथ राब्ते में है। तो अगर प्रेसिडेंट ट्रंप प्रेसिडेंट पुतिन इसके अंदर आते हैं, जो कि अब लग रहा है कि वो भी शायद कुछ मुतहरिक हो रहे हैं, तो क्या सूरत निकल सकती है, कैसे एग्जिट होगी इस जंग से निकलेगा अमेरिका और इजराइल? देखिए, ऑफ रैम्प तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए बहुत इजी है। डोनाल्ड ट्रंप साहब तो हमेशा आराम से एक विक्ट्री डिक्लेयर कर देते हैं, तो कर आज दें, उन्होंने की और भी। जंग बंद करें और फारिग करें। क्योंकि ये नहीं, उन्होंने ईरान को अपनी तरफ से कमजोर तो कर दिया ना। देखिए, उनके कोई अहदाफ तो वैसे भी क्लियर नहीं थे ना, ये पता था कि वो क्या करना चाहते हैं। रिजीम चेंज करना चाहते हैं, न्यूक्लियर डी न्यूक्लियराइज करना चाहते हैं, अपनी मर्जी की हुकूमत लाना चाहते हैं, वो वाजे तो नहीं था। तो अगर ईरान को कमजोर करना मकसूद था कि वो इसराइल के खिलाफ ज्यादा ना मसाइल खड़े कर सके, तो वो तो हो चुका है ना, ईरान काफी कमजोर हो गया। तो अब उससे ज्यादा आप इसका जंग का दायरा ना फैलाएं। मेरे ख्याल में इस वक्त जो ऑफ रैम्प बनता है वो बनता है खलीज की रियासतों की तरफ से। आई होप कि हमारी सरकार भी उनको ये मशवरा दे कि एक सारी रियासतों का एक बड़ा वफ्द जाए, डोनाल्ड ट्रंप के पास जाके कहे कि जनाब, ये आप जो हैं जो कर रहे हैं ये बहुत खतरनाक है, इसका हमें नुकसान हो रहा है और आपकी क्रेडिबिलिटी हमारी अपनी अवाम के नजदीक भी गिर रही है। और कल को आप अब्राहम्स अकॉर्ड की बात कर रहे हैं, यहां तो कोई हमें पूछेगा भी नहीं, तो आप ये मत काम करें। मेरे ख्याल में वो ऑफ रैंप हो सकता है कि अरब ममालिक जो हैं वो जाएं और कोई किरदार अदा करें। ठीक है, चीन और रूस भी कर सकते हैं और उनके पास भी ये अहलियत है, लेकिन अगर दर पर्दा देखें तो अगर अमेरिका की सुबकी हो रही हो तो चीन और रूस को क्या मसला है? वो तो खुश होंगे, कहेंगे चले ठीक है, इनकी जो कुव्वत खत्म हो रही है, इन्होंने खुद अपने आप को झुलसा लिया इस आग में, तो झुलसते रहे। तो वो तो यानी अंदर से तो खुश हो रहे होंगे ना। और सुनना ये कि रूसी जो इंटेलिजेंस भी दे रहे हैं और चीनी जो है इन्होंने अपने नेविगेशन सिस्टम और सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन की मदद दी हुई है। अगर ऐसा है तो वो तो चाहेंगे कि अमेरिका कमजोर पड़े इससे तो वो उस तरह का किरदार शायद अदा ना करे, सिर्फ ये करें अगर जंग रुक भी जाती है, मैं आपको बताऊं तो ईरान जो है वो एक किस्म का अपने आप को विक्ट्री डिक्लेयर करेगा और शायद वो भी विक्ट्री डिक्लेयर करें अमेरिका। और हकीकत में ये होगा आसमा कि सारे लूज करेंगे इस जंग से। एवरी पार्टी इन दिस वॉर वुड हैव लॉस्ट। ये गलत जंग की गई थी, बिल्कुल दुरुस्त बात है, बिल्कुल कोई सब हारेंगे, इसमें कोई जीतेगा नहीं। लेकिन जो अरब ममालिक हैं चौधरी साहब, उन्होंने अभी तक तो इजराइल की सिवाय कतर के, सऊदी अरब के, किसी ने कंडेमनेशन नहीं की और अम्मान के। बाकी जो ममालिक है, कुवैत है, बहरीन है, उन्होंने नहीं कंडेम किया। तो वो किस तरह से अमेरिका को जाके ये कह सकते हैं या उनको प्रेशराइज कर सकते हैं कि आप इस जंग से निकलें और इसको वाइंड अप करें, क्योंकि उनके जो मुआशी मसाइल हैं वो बढ़ सकते हैं आगे जाके और दिफाई भी। तो इस पे आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा कि इन तीनों मुल्कों के मसाइल और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। अभी देखें ना, बहरीन में सबसे बड़ा अड्डा है अमेरिका का और उसके ऊपर कितना ज्यादा बमबारी ईरानी कर रहे हैं। आप सोचें कि उसका दायरा फैल जाए और बहरीन की जो बाकी चीजें हैं उनके ऊपर भी आना शुरू हो जाए, तो फिर वो क्या होगा। इसलिए उनके लिए तो बेहतर यही होगा कि वो अमेरिका को ये कहें कि जनाब ये जंग रुकवाएं, बजाय इसके कि इसराइल तो चाहेगा कि ये इसके अंदर चले जाए। देखिए, इसराइल तो चाहेगा कि ईरान और गल्फ खलीजी रियासतें आपस में लड़के एक दूसरे को कमजोर कर दें, तो सारे मुसलमान मुल्क जो है ना वो एक किस्म का कमजोर एक दूसरे के लिए हो जाएं। और फिर ये भी याद रखें कि एक आइडियोलॉजिकल या रिलीजियस डायमेंशन भी चल रही है। वो हेक्सेथ के साहब के जो बयानात हैं या हकबी जो उनके एम्बेसडर हैं इसराइल में अमेरिका के, उनके अगर आप बयानात देखें तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ये जंग आलमी इस्लाम के खिलाफ भी एक किस्म की वो भड़काई जा रही है। और मोदी साहब जब पहुंचे हैं इसराइल में तो मोदी साहब ने भी यही कैलकुलेशन की कि उधर से वो इस्लाम के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, तो मैं भी तो हिंदुत्व के बैनर के नीचे इस्लाम के खिलाफ बड़े सगीर में जंग लड़ रहा हूं, तो एक किस्म का मेरा तो उनके साथ बनता है। तो एक डायलॉजिकल डायमेंशन भी बीच में किक इन हो रही है। मैंने इसीलिए कहा कि ये जो अरब रियासतें हैं अब इनको होश के नाखून लेनी चाहिए, उनको जाग जाना चाहिए। ये इसराइल इनका असल दोस्त नहीं है। इस वक्त इनको जंग रुकवाने के लिए अमेरिका को जाके कहना चाहिए कि जनाब आप इसराइल को कहें और खुद भी ये जंग रोकें। और सर, इस जंग के बाद का नक्शा आपको क्या नज़र आता है? जैसे एक तो जो एक बुत था कि दिफा के लिए अमेरिका है इस खलीजी ममालिक का और रियासतों का, वो बुत तो पाश पाश हो चुका है। किसके ऊपर रिलायंस होगी खलीजी ममालिक की और पाकिस्तान का क्या रोल इसमें आ सकता है? ये बहुत बहुत ही बदला हुआ मशरिक़ वस्ता होगा।
और वो जो पुरानी करेंसी थी कि इसराइल बालादस्त बनना चाहता है, इसराइल के खिलाफ मज़ामतें ख़त्म होती जा रही हैं, और आहिस्ता आहिस्ता सारे अब्राहम्स अकॉर्ड में आए, वो सारा का सारा सिक्का बदल जाएगा, क्योंकि अमेरिका की अपनी जो ताकत है वो टेस्ट हो गई है, वो कमज़ोर पड़ जाएगी और सारे चीन की तरफ देखना शुरू कर देंगे। पहले भी सऊदी अरब ने तो पहले ही डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया था, और इन मुल्कों को भी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये शीशे के घर में बैठे हैं, ये तो ईरान की आर्टिलरी रेंज में है, तो वो सिक्योरिटी जो अमेरिका इनको दे सकता था या कहते थे कि वो दे रहा है, वो सिक्योरिटी नहीं है उनके लिए। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा तब्दीली इस खित्ते से में आ जाएगी। इस खित्ते से बहुत सारा जो पैसा है वो बाहर निकल जाएगा। हो सकता है कि कुछ पैसा पाकिस्तान भी वापस आ जाए, क्योंकि वहाँ से भी सुना है बहुत पाकिस्तान से भी गया हुआ है पैसा वहाँ पे। और ये अब वो उस तरह की इनकी जो इम्पोर्टेंस थी गल्फ रियासतों की, उस तरह नहीं। मेरे ख्याल में इनको बहुत पहले अपना असर डाल के इसराइल को रोकना चाहिए था अमेरिका के रास्ते, कि ईरान को बाकायदा जंग में मुलव्वस ना करे, क्योंकि जंग में मुलव्वस करने के बाद ये शायद ईरान को अंडर एस्टिमेट करते हैं। अभी भी मैं किसी और प्रोग्राम में था, किसी ने मुझे कहा नहीं ईरान बिल्कुल हार जाएगा। मैं कहता था आपने शायद देखा नहीं है कि वो कौम जो है जिसकी सारी की सारी क़यादत हटा दी, उसके बावजूद वो खड़ी है। और अगर उनको दरपर्दा कुछ मदद है रूस और चीन की, और खुद अगर उन्होंने 20 साल यही तैयारी की है कि ड्रोन्स और मिसाइल रखें, तो वो इस तरह आराम से हारेंगे नहीं। तो मुझे ये लगता है कि जो जंग जैसे भी ख़त्म होगी, जिस तरीके से भी ख़त्म होगी, उसके बाद मशरिक़ वस्ता की ये खलीजी रियासतें जो है वो अपना दोबारा सोचेंगी कि अब हमें किस तरीके से करना है। और ईरान भी, अगर ईरान ये स्टेलमेट पे उठ जाता है तो ईरान अपने आप को बहुत ज़्यादा तवाना महसूस करेगा, और इसराइल अपने आप को कमज़ोर महसूस करेगा, और उसका जो ग्रेटर इसराइल का ख्वाब जो है वो भी मेरे ख्याल में चिकनाचूर हो जाएगा। अगर किसी वजह से ईरान ने सरेंडर कर दिया, जो मैं होता देख नहीं रहा, मतलब 1% भी मुझे चांस नज़र नहीं आ रहा, अगर ऐसा हुआ तो फिर एक डिफरेंट स्टोरी होगी, पर मुझे वो नज़र नहीं आ रही। सर लास्ट क्वेश्चन ये कि अब पाकिस्तान ज़ाहिर है कि एक मुश्किल घड़ी है, दोनों तरफ, एक तरफ सऊदी अरब और खलीजी ममालिक हैं, हमारी एक फाइनेंशियल उनके ऊपर रिलायंस है, लेकिन साथ ही साथ हम पैक्ट में भी हैं सऊदी अरब के। तो किस तरह से पाकिस्तान जो है वो इस मतलब एक मुश्किल घड़ी से निकल सकता है कि बैलेंस रखे? देखिए, अगर तो कोई दुश्मन के साथ हमारी लड़ाई है जो गैर मुसलमान है, तब तो ये दोनों एक दूसरे की मदद को आना भी चाहिए। लेकिन अगर मुसलमानों के दरमियान जंग हो जाए, अब पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान से भिड़ रहा है, तो हम तो ये तवक्को नहीं रखते कि सऊदी अरब आके अपने सोल्जर्स हमारे साथ खड़े कर देगा, या वो ईरान के साथ लड़ रहे हैं तो पाकिस्तान जाके खड़ा कर देगा। हाँ, जब दूसरी किस्म की लड़ाई हो तो फिर हमें एक दूसरे को जाके और तरीकों से भी मदद करनी है। ये इफेक्ट मैं तो शुरू से ये समझता हूँ, मैंने इस पे आर्टिकल भी लिखा था, कि ये पीस टाइम में ऑपरेशनलाइज होगा, यानी एक दूसरे के डिफेंस इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजीज और एक दूसरे की स्ट्रेटजीज में एक्सेस हो जाएगी। शायद जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग भी करें, डिफेंस इक्विपमेंट का बड़ी क्लोज कोऑपरेशन करेंगे। लेकिन बियॉन्ड दैट, अगर किसी तरफ जंग होता है, कोई भी दूसरे की जंग तो नहीं लड़ता ना जी, लेकिन पाकिस्तान मदद को आ सकता है। तो मैं समझता हूँ कि इसलिए पाकिस्तान का जो किरदार बनता है वो ये नहीं कि जाके फौज अपनी खड़ी कर दे सऊदी अरब के साथ और इस जंग में कूद जाए, ये हमारा किरदार नहीं। हमारा किरदार बनता है कि हम अमन के लिए कोशिश करें, क्योंकि दूसरी तरफ हमारा हमसाया है और एक तरफ हमारा बहुत अजीज दोस्त सऊदी अरब है, तो हमें तो अमन के लिए कोशिश करनी चाहिए। इस वक्त कम से कम हमारा यही किरदार बनता है उस पैक्ट के हवाले से। सर बहुत बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब, एक ज़बरदस्त तज्जिया आपने सुना और वाइंड अप उन्होंने किया है कि किस तरह से ये सारी सूरत हाल खित्ते की और ग्लोबल जो सिचुएशन है वो कहाँ पे है, पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है, पाकिस्तान का क्या किरदार है और क्या किरदार होना चाहिए। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।